नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों। अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स का गिरना जारी है, जिसके बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। एडवोकेट एमएल शर्मा द्वारा दायर याचिका में शॉर्ट सेलिंग को धोखाधड़ी का अपराध घोषित करने की मांग की गई। लाइव लॉ के मुताबिक याचिका में हिंडनबर्ग के संस्थापक नाथन एंडरसन के खिलाफ आर्टिफिशियल क्रैशिंग की आड़ में शॉर्ट सेलिंग के माध्यम से निवेशकों का शोषण करने के लिए जांच की मांग की गई है। साथ ही निवेशकों को मुआवजा देने के लिए एंडरसन पर जुर्माना लगाने की भी मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि उन्होंने भारत के नागरिकों को नुकसान पहुंचाकर अरबों का मुनाफा हासिल किया है। हालांकि सेबी ने अडानी की कंपनियों की स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग निलंबित नहीं की है, जिससे निर्दोष निवेशकों को शॉर्ट सेलिंग से नुकसान हो रहा है। इसलिए शर्मा ने शॉर्ट सेलिंग के माध्यम से निर्दोष निवेशकों का शोषण करने के लिए आईपीसी की धारा 420 और 120B यानी आपराधिक साजिश रचने के लिए एंडरसन और उनके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की है। अडानी समूह पर जिस तरह का आर्थिक खतरा मंडरा रहा है, उससे देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के लोन पर संकट आ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक एसबीआई ने अडानी समूह की फर्मों को 21,000 करोड़ रुपए का लोन दे रखा है। ब्लूमबर्ग ने एक सूत्र के हवाले से बताया, ये नियमों के तहत स्वीकृत राशि का आधा है। इस बीच पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ ने कहा है कि पीएनबी का अडानी समूह में कुल 7,000 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है, लेकिन वर्तमान में उन खातों से संबंधित कोई चिंता की बात नहीं। पीएनबी के सीईओ अतुल कुमार गोयल ने कंपनी के तिमाही नतीजों के बाद एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं से कहा, 7,000 करोड़ रुपए में से करीब 2,500 करोड़ रुपए अडानी के हवाई अड्डे के कारोबार से संबंधित हैं। हालांकि हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट के मद्देनजर अडानी समूह पर नजदीक से नजर रखी जा रही है। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने गुरुवार को कहा कि अडानी समूह की कंपनियां कर्ज चुका रही हैं और बैंक ने अब तक जो कुछ भी उधार दिया है उसमें उन्हें कोई तत्काल संकट नहीं दिख रहा है। गुरुवार को बीएसई पर एसबीआई का शेयर 527.75 रुपए पर लगभग सपाट कारोबार कर रहा था। अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश करने वाले एसबीआई सहित सभी सरकारी बैंकों और एलआईसी के पैसे डूबने की आशंकाओं के बीच सरकार की ओर से भरोसा दिया गया है कि चिंता की बात नहीं है। ये भरोसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लेकर वित्त सचिव तक ने दिया है। दरअसल अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज डाउ जोन्स और भारतीय स्टॉक मार्केट के बयान आने के बाद अडानी की कंपनियों के शेयर और भी गिरे। नेटवर्क 18 को दिए एक इंटरव्यू में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि संकटग्रस्त अडानी समूह को एलआईसी और एसबीआई जैसे बड़े ऋणदाताओं के एक्सपोजर को लेकर चिंता की जरूरत नहीं। मंत्री ने 3 फरवरी को कहा कि एलआईसी, एसबीआई ओवर एक्सपोज्ड नहीं है, उनका एक्सपोजर अनुमति सीमा के भीतर बहुत अच्छी तरह से है। अडानी ग्रुप को कर्ज देने वाले बैंकों के जोखिम के बारे में चिंताओं के बीच भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने आज कहा कि देश की बैंकिंग प्रणाली लचीली और स्थिर बनी हुई है। आरबीआई ने एक बयान में कहा, पूंजी पर्याप्तता, एसेट क्वालिटी, लिक्विडिटी, प्रोविजन कवरेज और प्रॉफिटेबिलिटी से संबंधित विभिन्न पैरामीटर अच्छे हैं और बैंक आरबीआई द्वारा जारी लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क गाइडलाइंस के अनुपालन में भी हैं। आरबीआई ने कहा कि वो सतर्क रहता है और भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता की निगरानी करना जारी रखता है। केंद्रीय बैंक ने यह टिप्पणी इसलिए जारी की क्योंकि मीडिया में अडानी ग्रुप को कर्ज देने के मामले में भारतीय बैंकों के जोखिम को लेकर चिंता जताई जा रही है। अडानी विवाद पर केंद्र की बीजेपी सरकार की पहली प्रतिक्रिया आज शुक्रवार 3 फरवरी को आई। सरकार ने कहा कि उसका अडानी समूह के मुद्दे से कुछ भी मतलब नहीं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह बयान संसद कैंपस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया। अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग के आरोपों को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी है। दोनों सदन स्थगित किए जा चुके हैं, लेकिन इसी दौरान प्रहलाद जोशी पत्रकारों तक पहुंचे और ये बात कही। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और दूसरे मुद्दों से पीछा छुड़ाने के लिए विपक्ष इसे उठा रहा है। सच तो यह है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। गौतम अडानी के लिए लगातार झटका देने वाली खबरें आ रही हैं। अब फोर्ब्स पत्रिका की रियल टाइम अरबपति की सूची में अडानी 22वें स्थान पर पहुंच गए हैं। बता दें, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले अडानी इस सूची में तीसरे स्थान पर थे। गौतम अडानी की अभी कुल नेटवर्थ 58 अरब डॉलर है। उनकी कुल नेटवर्थ में अब तक 21.89% की गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी रकम 16.3 अरब डॉलर है। वहीं दूसरे भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में अडानी से काफी ऊपर 11वें स्थान पर हैं। उनकी कुल संपत्ति
7 अरब डॉलर है। अडानी पर संसद में जबरदस्त हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 6 फरवरी तक टाल दी गई। लोकसभा की कार्यवाही जब शुक्रवार को शुरू हुई तो विपक्षी दलों ने अडानी पर चर्चा कराने की मांग की। हंगामा होने पर लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। 2:30 बजे के बाद दोनों सदनों में कार्यवाही फिर शुरू हुई तो विपक्ष ने फिर अडानी पर चर्चा कराने की मांग की, लेकिन सरकार ने उसे नामंजूर कर दिया। इस पर दोनों सदनों में फिर हंगामा हुआ तो दोनों सदनों की कार्यवाही फिर 6 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें, विपक्ष अडानी के मामले में जेपीसी से जांच की मांग कर रहा है या मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में जांच कराई जाए। हालांकि सरकार ऐसा करने से बच रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर विपक्ष हमलावर है। वो सदन में लगातार जांच की मांग कर रहा है और एकजुट है। हालांकि इस सबके बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अभी तक इस मसले पर कुछ नहीं बोला है। बता दें, राहुल गांधी वो नेता हैं जो सालों से अडानी को लेकर पीएम मोदी पर हमलावर रहे हैं, लेकिन ये मामला खुलने के बाद उन्होंने आगे आकर इस पर कुछ नहीं कहा है। हालांकि उनकी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी शुरू से ही ये बातें कहते रहे। लेकिन राहुल के कद के नेता अगर इस मामले पर आगे आकर मोर्चा संभालते तो आवाज अधिक सुनी जाती और विपक्ष और अधिक मजबूती से अपनी बात रखते हुए दिखता। लेकिन राहुल का इस मामले पर कुछ न बोलना सवाल खड़े करता है। अडानी समूह की 3 कंपनियों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा कुछ वक्त के लिए निगरानी सूची में डालने के बाद अब उसे अमेरिकी शेयर बाजार से भी तगड़ा झटका लगा है। अमेरिका की S&P डाउ जोन्स इंडेक्स ने गुरुवार को बताया कि अडानी एंटरप्राइजेज को 7 फरवरी से डाउ सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से बाहर करने का फैसला लिया गया है। डाउ जोन्स ने तमाम मीडिया विश्लेषण और हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद पहली बार यह घोषणा की है। बता दें, डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी वर्ल्ड इंडेक्स में दुनिया की सबसे सस्टेनेबल कंपनियों को शामिल किया जाता है। कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट के जरिए S&P ग्लोबल इस तरह की कंपनियों का चुनाव करती है। वहीं डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी वर्ल्ड इंडेक्स से अडानी एंटरप्राइजेज को हटाए जाने के बाद टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने कहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्यों अडानी स्टॉक की सदस्यता का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट्स को एडिशनल सर्विलांस मैकेनिज्म में रखा है। इसका मतलब है कि उनके शेयरों में ट्रेडिंग के लिए 100% मार्जिन की जरूरत होगी, जिसका उद्देश्य अटकलों और शॉर्ट सेलिंग पर अंकुश लगाना है। ऐसा न्यूयॉर्क स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा ग्रुप के खिलाफ लगाए गए स्टॉक हेरफेर और धोखाधड़ी के आरोपों के मद्देनजर अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में गिरावट को देखते हुए किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन के लिंक हटाने के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस संजीव खन्ना और MM सुंदरेश की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, कोर्ट तब तक अंतरिम निर्देश नहीं दे सकता है जब तक कि वो ये नहीं सुन लेता कि केंद्र को क्या कहना है। कोर्ट मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में करेगा। बता दें, पीएम मोदी और गुजरात दंगों को लेकर बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को केंद्र ने प्रतिबंधित कर दिया है। इसके बाद इसको देश के कई विश्वविद्यालयों और विपक्षी पार्टियों ने दिखाने के लिए आयोजन भी किया। हालांकि कई विश्वविद्यालयों में छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देगा। केंद्र सरकार का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार के ऐसा करने में देरी करने के लिए नाराजगी जताए जाने के बाद आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत गंभीर मुद्दा बताया था। बता दें, कॉलेजियम को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच तनाव लगातार जारी है। कानून मंत्री से लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तक इसको लेकर सार्वजनिक मंचों पर आलोचना कर चुके हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर भी नाराजगी जताई थी। अमूल दूध आज शुक्रवार से 3 रुपए तक प्रति लीटर महंगा हो गया है। गुजरात डेयरी सहकारी अमूल की इस घोषणा के बाद अमूल गोल्ड की कीमत 66 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। इसी तरह अन्य ब्रांड में भी बढ़ोतरी की गई है। अमूल ताजा अब 54 रुपए प्रति लीटर, अमूल गाय का दूध 56 रुपए प्रति लीटर और अमूल A2 भैंस का दूध अब 70 रुपए प्रति लीटर होगा। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जो अमूल ब्रांड के तहत अपने डेयरी उत्पादों की मार्केटिंग करता है, अमूल ने पिछली बार अक्टूबर में अपने गोल्ड, ताजा और शक्ति दूध ब्रांडों की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की थी। रामचरितमानस पर चल रही बयानबाजी के बीच बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था पर सवाल उठाए। तेजस्वी ने शहीद जगदेव जन्म शताब्दी समारोह के दौरान कहा, हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था किसने बनाई है? कुछ लोग अपने वर्ण को श्रेष्ठ बोलते हैं और जिसकी बस ज्यादा संख्या है उसे लोग निम्न बोलते हैं।
डिप्टी सीएम ने कहा कि कुछ लोग जो हमें निम्न वर्ग का बोलते हैं, इसी तथाकथित निम्न वर्ग में से कुछ लोग पढ़ लिख कर इनसे वर्ण व्यवस्था पर सवाल पूछें तो ये लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम ने पूछा कि अगर हम सब हिंदू हैं तो बड़ा छोटा कैसे है। तेजस्वी ने कहा, हिंदू धर्म में एक वर्ण अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को निम्न समझता है। ये मूर्खता से परिपूर्ण संविधान विरोधी सोच है। ऐसी सोच देश, मानवता, सौहार्द, प्रेम और इंसानियत के विरुद्ध है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को कहा कि 7 अरब डॉलर के कर्ज पर विचार कर रहे IMF के प्रतिनिधि मंडल ने पाकिस्तान के सामने मुश्किलें पैदा कर दी हैं। उन्होंने कहा कि इस समय हमारे सामने आर्थिक संकट अकल्पनीय है। IMF की जिन शर्तों को हमें पूरा करना है वो भी कल्पना से परे हैं। हालांकि देश के पास इन शर्तों को लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि आप जानते हैं कि हम साधनों की कमी से जूझ रहे हैं। हम एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये बयान तब आया है जब पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा भंडार 3.09 अरब डॉलर के बेहद निचले स्तर तक गिर गया है, जिससे केवल 18 दिनों का ही आयात किया जा सकता है। बता दें, पाकिस्तान की सरकार पहले ही IMF की शर्तों को पूरा करने के लिए तेल के दामों में 16% और LPG की कीमतों में 30% की वृद्धि कर चुकी है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने बताया है कि अमेरिका के ऊपर उड़ने वाले एक चीनी जासूसी गुब्बारे को ट्रैक किया गया है। वो गुब्बारा अमेरिका के अत्यधिक संवेदनशील परमाणु हथियार स्थलों का सर्वे करता दिखाई दे रहा था। पत्रकारों को एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के अनुरोध पर रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और आला सैन्य अधिकारियों ने गुब्बारे को नीचे गिराने पर विचार किया, लेकिन ऐसा करने से जमीन पर लोगों को खतरा हो सकता था। अधिकारी ने कहा कि गुब्बारे ने अमेरिका के उत्तर पश्चिम में उड़ान भरी, जहां साइलों में संवेदनशील एयरबेस और रणनीतिक मिसाइलें तैनात हैं। भारत को 2007 के पहले T20 विश्व कप में आखिरी ओवर में जीत दिलाने वाले मीडियम पेसर गेंदबाज जोगिंदर शर्मा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। जोगिंदर शर्मा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और सभी प्रशंसकों को शुक्रिया कहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें सत्य हिंदी के साथ।